चलिए हम लोग एसडीआरटी मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 10.1 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उत्तर से 30 अंश पूर्व 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग दिशा को प्रदर्शित करते हैं ग्राफ पे। इधर ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, ऐसे होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर से, किधर से, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व। तो उत्तर हमारा यह नॉर्थ है, यानी उत्तर है। उत्तर से कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे किस दिशा में? पूर्व की दिशा में। यानी कि हमारा पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। अब उत्तर से पूर्व में 30 डिग्री, मान लेते हैं कि 30 डिग्री, कितना दूरी पे? 40 किलोमीटर। कितना? 40 किलोमीटर। तो एक दूरी। अब इसी का निरूपण, तो इस तरह से हम लोग उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन एक बिंदु पी लिया, और यही क्या है? आलेखीय निरूपण है। और बच्चों एक्सरसाइज 10.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चर्चा करने चलना है कि निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। यानी कि सदिश और अदिश राशियों में छांटना। किसमें? सदिश और अदिश राशियों में। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सदिश किसे कहते हैं और अदिश किसे कहते हैं। तो सदिश वे राशियां हैं जिनको प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, और अदिश राशियां वे हैं जिनको केवल परिमाण द्वारा ही व्यक्त किए जा सकते हैं। तो जिस मान में हमें दिशा और परिमाण दोनों स्पष्ट होंगे वह सदिश होंगे, और जिनमें केवल दिशा पर केवल परिमाण प्रकट होंगे वह अदिश होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 10 किलोग्राम। तो बच्चों 10 किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान। क्या, कौन सी राशि है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान की दिशा निश्चित नहीं होती है, इसलिए कौन सी राशि होगी? अदिश राशि। सेकेंड नंबर, 2 मीटर उत्तर पश्चिम। अब यहाँ पे 2 मीटर दिया है। अगर केवल 2 मीटर दिया होता तो हम लोग यह नहीं कह सकते कि यह सदिश है कि अदिश है, लेकिन उसकी दिशा निश्चित कर दिया है। यानी कि 2 मीटर किधर? उत्तर पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो इसलिए यह कौन सी राशि होगी? सदिश राशि। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 40 डिग्री। अब यहाँ पे इसके लिए भी दिशा नहीं कहा कि किस कोण है, और कोण कौन सी राशि होती है? अदिश। 40वां, यह कौन सी राशि है? शक्ति। कौन सी राशि है? शक्ति। यानी वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का, और शक्ति हमारी अदिश राशि। नंबर 10 टू द पावर -9 कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक होता है, और आवेश की दिशा निश्चित नहीं होती है, इसलिए कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। पहला दिया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों सबसे पहले जानेंगे ये किसका मात्रक है? त्वरण है, और त्वरण हमारी कौन सी राशि होती है? सदिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। यानी कि उसको सूचीबद्ध कीजिए कि कौन सी सदिश राशियां हैं, कौन सी अदिश राशियां हैं। तो हमारा पहला है समय कलम, दूरी, बल,
वेग का। इसमें से अब हमें देखना है किसकी दिशा निश्चित है, किसकी दिशा निश्चित नहीं है। तो जिसकी दिशा निश्चित है वो हमारा सदिश होगा और जिसकी दिशा निश्चित नहीं है वो अदिश होता। चलिए चर्चा करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम कॉलम बना लेते हैं अदिश, यहाँ बनाते हैं सदिश। अब देखते हैं समय। हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो समय, चाहे किसी भी दिशा में कार्य कर रहे होते हैं तो हमारा समय लगता है और किसी भी दिशा में लग सकता है, इसलिए इसकी दिशा निश्चित नहीं है और समय कालांश हमारा कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। तो यह अदिश वाली सारणी है। अब दूरी की भी दिशा निश्चित नहीं होती है, इसलिए हमारा अदिश राशि है। बल की दिशा निश्चित होती है, इसलिए सदिश राशि है। अभी हम सब पे चर्चा करेंगे क्यों होते हैं सब सदिश और क्यों अदिश होते हैं। पहले इसको अलग अलग करना। बल, वेग हमारा सदिश राशि है, कार्य हमारा अदिश राशि है। तो समय की दिशा निश्चित नहीं होती है। क्यों निश्चित नहीं होती है? क्योंकि यह किसी भी दिशा में आप कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उस समय उस दिशा में लग जाते हैं। इस चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.1 का हम लोग देखते हैं कि आकृति 10.6 आकृति या चित्र संख्या 10.6 है। अब यह जो है एक वर्ग है, यह जो है एक वर्ग है। अब इसमें हमें सदिशों यानी कि निम्नलिखित नीचे लिखे हुए सदिशों की पहचान करनी है। तो इस वर्ग को हम मान लेते हैं यहाँ से ए बी सी डी, यानी कि वर्ग हमारा हो गया ए बी सी डी। तो जो ए बी भुजा है सदिश ए द्वारा निरूपित है, बी सी भुजा सदिश बी द्वारा निरूपित है, सी डी भुजा सदिश सी द्वारा निरूपित है और डी ए भुजा जो है सदिश डी द्वारा स्मॉल डी द्वारा निरूपित है। तो अब इसमें हमें पता करना है कि सह आदिम सदिश क्या है, समान सदिश कौन कौन से हैं, संरेख परंतु असमान सदिश कौन कौन से हैं। तो इसको समझने से पहले हमें इसके बारे में जानना होगा, तभी हम लोग कह पाएंगे उसमें से कौन सा आदिम सदिश है, कौन समान सदिश है और कौन संरेख सदिश है। हाँ, अब चर्चा करते हैं कि सह आदिम सदिश। तो सह आदिम सदिश किसे कहते हैं? वे सदिश यानी कि दो या दो से अधिक सदिश, ठीक, जो एक ही बिंदु से शुरू हुए, यानी कि जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक ही हो, उसे हम लोग सह आदिम सदिश कहते हैं। और समान सदिश वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान है, तो वो हमारा समान सदिश कहलाता है। और संरेख सदिश किसे कहते हैं? वे सदिश जो एक दूसरे के समांतर हों, दिशाएं उनकी विपरीत भी हो सकती हैं, एक ही दिशा हो सकती हैं, परिमाण अगर समान है तो समान संरेख होते हैं, और परिमाण यदि भिन्न भिन्न है तो असमान संरेख होंगे। तो अब इस पे हम लोग बात करते हैं। तो सह आदिम सदिश, तो अब इस चित्र में देखते हैं कि हमारा ए बी सी डी एक वर्ग है। इसमें जो सदिश है ए बी वेक्टर ए द्वारा निरूपित है, ए वेक्टर बी द्वारा, ए वेक्टर सी द्वारा, ए वेक्टर डी द्वारा। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन ऐसे दो सदिश हैं जो एक ही बिंदु से शुरू होते हैं। तो देखिए वेक्टर ए और वेक्टर डी, जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, एक ही। कोई भी सदिश जो होता है उसके दो बिंदु होते हैं, एक इनिशियल पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट, यानी कि एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु। तो इसका ए बी जो सदिश है इसका प्रारंभिक बिंदु है, और ए डी जो सदिश है देखिए इस दिशा में, तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए है। तो यह दोनों सदिश कौन से सदिश होंगे? सह आदिम सदिश। तो पूछ रहा हमारा क्वेश्चन कि सह आदिम सदिश कौन कौन से होंगे? तो वेक्टर ए और वेक्टर डी, ये सह आदिम सदिश।
सदिश हो गए। अब समान सदिश हम उन सदिशों को जोड़ेंगे, देखेंगे इसमें ढूंढेंगे कि जिसकी दिशा और परिमाण दोनों समान है। तो अब बच्चों सबसे पहले ये देखते हैं कि यह हमारा आकृति एक वर्ग है, तो इसका परिमाण यानी चारों का परिमाण बराबर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अब ये देखना है कि दिशा समान होनी चाहिए। कौन ऐसी सदिश है जिसकी दिशा समान है? तो वेक्टर डी और वेक्टर बी, ध्यान से देखेंगे, ये भी इसी दिशा में चल रही है, ये भी इसी दिशा में चल रही है, तो इसलिए दोनों की दिशाएं सेम है और वर्ग है तो भुजाओं का मान भी बराबर होगा, इसलिए इनके परिमाण भी क्या है? बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर डी और वेक्टर बी जो है समान सदिश है। कौन से सदिश हैं? समान सदिश। तो समान सदिश में कौन से आएंगे? वेक्टर डी और वेक्टर बी। अब बात आती है कि समान तो हम लोग समझ लिए कि दिशाएं भी सेम हो और उनके जो माप हैं, परिमाण हैं, वो भी सेम होने चाहिए। तो समान के लिए हम लोग समझे, तो असमान क्या होंगे कि यहाँ पे परिमाण समान मिल रहे हैं लेकिन दिशाएं क्या हो? भिन्न हो और समांतर हो, तो हमारे क्या होंगे? समरेख होंगे परंतु असमान होंगे। किस स्थिति में? यानी कि समान सदिश वे सदिश होते हैं जिनकी दिशा भी और परिमाण भी दोनों सेम हो, तो हमारे समान होते हैं। अब परिमाण समान हो, दिशा भिन्न हो जाए तो हमारे क्या हो जाएंगे? असमान होंगे, और समांतर होंगे तो इसका मतलब वो संरेखी भी होंगे। तो संरेख परंतु असमान। अब इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि कौन ऐसी सदिश हैं जो दिशाएं तो भिन्न हो लेकिन परिमाण समान हो और एक दूसरे के समांतर हो। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी, ध्यान से देखेंगे, एक परिमाण में समान है परंतु दिशा में क्या है? विपरीत है। एक इधर जा रहा है तो एक इधर चल रहा है, देखिए ध्यान से, तो एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है। तो इसलिए ये समांतर के साथ साथ क्या है? विपरीत दिशा में है और परिमाण में समान होने के साथ साथ दिशा भी इसकी क्या है? भिन्न है। तो ये असमान को भी प्रदर्शित कर रहे हैं और संरेख को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा वेक्टर ए और वेक्टर सी जो है संरेख है परंतु असमान है। तो इसमें कौन सा होगा? वेक्टर ए और वेक्टर सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करते हैं हम लोग। निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। अब पहला क्वेश्चन यह है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर माइनस वेक्टर ए संरेख हैं, ठीक है। तो कोई भी सदिश जो होते हैं संरेख तभी होते हैं, उसके क्या कंडीशन होते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी के संरेख कब होगा? जब यह इसके समांतर होगा, यानी कि वेक्टर ए समांतर वेक्टर बी हो, या समांतर होना शर्त है। अब यह दिशा इसकी समान हो या विपरीत हो तब भी वो संरेखी सदिश है। लेकिन अब बात आती है समानता और असमानता की, कि जब दिशा और परिमाण दोनों समान हो गए, दिशा और परिमाण दोनों समान हो गए, तो वह समान सदिश होगा और साथ साथ संरेख भी होगा, साथ साथ संरेख भी होगा। अब परिमाण समान हो या न हो, उसके बाद बात क्या आती है कि यदि यह समांतर है तो वह संरेख है, समांतर है तो संरेख है, चाहे इनकी दिशा समान हो या विपरीत हो, लेकिन समांतर होना चाहिए। तो समांतर होगा तो या तो उसकी दिशा समान होगी या तो ठीक है विपरीत होगी, या तो इधर चलेगा या तो इधर चलेगा। तो अब बात आती है कि यहाँ पे जो वेक्टर ए है और माइनस वेक्टर, इसको हम लोग ऋणात्मक सदिश बोलते हैं। कौन सा सदिश? ऋणात्मक सदिश बोलते हैं। तो अब वेक्टर ए का ऋणात्मक सदिश ए है। तो अब ऋणात्मक सदिश किसे कहते हैं? कि वे सदिश जिनका परिमाण समान हो परंतु दिशा विपरीत हो, तो वो हमारा ऋणात्मक सदिश कहलाता है। तो वेक्टर ए का जो माइनस वेक्टर ए है तो उसकी दिशा जो होगी इधर होगी, समांतर होना, इसकी दिशा इधर होगी,
अब हमारा जो प्रश्न है कह रहा है कि वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख हैं, तो यह संरेख के पूरे शर्त को संतुष्ट करता है, इसलिए यह कथन हमारा क्या है, सत्य है। फिर से एक बार देखेंगे कि संरेख होने का शर्त क्या है कि संरेख सदिश वे सदिश होते हैं, वही सदिश जिन जो एक दूसरे के समांतर हो, दिशा एक ही हो या दिशा ठीक विपरीत हो, तो हमारे समांतर सदिश के साथ साथ वह संरेख सदिश होते हैं। अब बात आती है कि वह समान है कि असमान है, तो परिमाण में समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो अब देख रहे हैं हमारे पास वेक्टर ए फिर माइनस वेक्टर ए, तो माइनस वेक्टर ए ऋणात्मक सदिश है। अब ऋणात्मक सदिश है यानी कि ऋणात्मक सदिश किसे कहते हैं कि कोई भी सदिश है उसका परिमाण उस सदिश के बराबर हो और उनकी दिशा उसके ठीक विपरीत हो, तो वह सदिश हमारे कौन से सदिश कहलाएंगे, ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। तो यानी कि परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, तो दिशा विपरीत होने का मतलब वो समांतर है, और जब वो समांतर है तो क्या है हमारा बच्चों कि संरेख है। क्या है, संरेख है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्या कौन सी है, राष्ट्रीय सदिश है, संरेख सदिश है। कौन सी सदिश है, संरेख सदिश है, अर्थात क्या होगा, सत्य होगा। अब बात इस पे करते हैं कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, तो एक गलत यानी कि असत्य है। अब क्यों असत्य है, अभी अभी हमने आप लोगों को बताया बच्चों की संरेख होने का शर्त क्या है कि समांतर होने चाहिए और उनके परिमाण समान हो या भिन्न हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन समांतर होना क्या है, शर्त है। और समांतर दो ढंग के हो सकते हैं, एक ही दिशा में हो सकते हैं, एक इधर होगा तो एक इधर होगा, यानी कि विपरीत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक फोर्स के साथ कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, तो ये आवश्यक नहीं है कि सदैव समान ही हो, वो असमान भी हो सकते हैं तब भी असंरेख होते हैं। तो इसलिए केवल यह कहना कि परिमाण सदैव समान होता है संरेख का असत्य है। हाँ, दूसरी समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। अब समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, तो यहाँ पे भी इसको हम लोग असत्य कहेंगे। क्यों असत्य कहेंगे, ठीक यही प्रश्न ऊपर वाला है कि परिमाण सदैव क्या होता है, समान होता है, तो केवल जो है समान परिमाण वाले जो सदिश संरेख होते हैं ऐसा भी कहना गलत है। यानी कि ठीक इसका वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया कि देखिए दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव क्या होता है, समान होता है, और यहाँ पे कहा जा रहा है समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। देखिए यानी कि जब यह हम लोग स्पष्ट कर पाए हैं कि जो सदैव समान नहीं होता है, तो इसी तरह से केवल समान परिमाण वाले केवल संरेख नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। और भी जो होते हैं भिन्न भिन्न परिमाण वाले वो भी क्या होते हैं, संरेख होते हैं। बस हमें क्या देखना है, उनकी दिशाएं देखनी है कि वो उसकी दिशा में है या उसके विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो विपरीत, अब विपरीत में ऐसा नहीं समझ लेना है कि ऐसे एक सदिश और एक सदिश ऐसे नहीं समझना। तो विपरीत का मतलब यह है, ये गलत है, इसे विपरीत नहीं समझना। अगर इसकी दिशा इधर है तो इसकी ठीक समांतर, ठीक समांतर क्या होगा, विपरीत कहा जाएगा। तो समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, ठीक ना, लेकिन केवल ये ही संरेख नहीं होते हैं, इसलिए यह क्या है, उनके लिए गलत हो जाएगा कि जो समान परिमाण के नहीं होते हैं फिर भी संरेख होते हैं, उनके लिए गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चों हम लोग इसको क्या कहेंगे, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, केवल यह सत्य नहीं है, ठीक ना। जो भिन्न भिन्न परिमाण वाले भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, संरेख होते हैं, बस क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। अब दूसरी बात कि समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि इसको हम लोग सत्य करें कि नहीं करें। अब देखिए दोनों सिचुएशन में हमने ये बताया कि समान सदिश क्या होते हैं कि वो दिशा भी समान
और उनके परिमाण भी समान, यानी तो समांतर होते हैं लेकिन दिशाएं क्या होती हैं, समान होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये समझा, लेकिन देखिए दोनों को मिला के कितना अच्छा क्वेश्चन तैयार किया है। यहाँ पे हम लोग कंफ्यूजन में हो सकते हैं, इसको समझते समझते इसको सही भी कर सकते हैं कि समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान सुनिए बच्चों कि इसमें वो लोग भी आ सकते हैं जो समान परिमाण के होते हैं लेकिन दिशाएं विपरीत होती हैं, वो भी तो हमारे समान परिमाण वाले संरेख हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो प्रश्न क्या कहा है, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, ठीक ना, कि ये सही होंगे, यानी कि सदिश संरेख सदिश समान होते हैं, यानी कि यह असमान भी हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे बताते हैं, सुनिए कैसे, कि देखिए कैसे कि समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, हम कह रहे हैं असमान भी होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें समान सदिश के बारे में जानना है। तो समान सदिश होते क्या हैं? अब इसके पहले हमें संरेख और संरेख परंतु समान के बारे में जानना है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4th का एक उसमें बताए थे समान सदिश, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा नंबर देख सकते हैं आप लोग। तो समान संरेख परंतु समान, अब इसको समझना है तभी यह बातें हमारी समान और असमान वाला समझ में आ सकता है। तो ध्यान से सुनेंगे कि संरेख परंतु समान, संरेख क्या होता है कि ऐसी दो सदिश जो क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो। तो जब एक दूसरे के समांतर होंगी तो वह संरेख सदिश कहलाते हैं। अब उसमें दिशा भी समान हो गया, ए और बी दो सदिश हैं, इन दोनों एक दूसरे के समांतर है। ये चित्र फर्स्ट। अब यहाँ पे हम ऐसे सदिश ए बना दिए और एक ठो सदिश ये वेक्टर ये हो गया और सदिश वेक्टर ये हो गया, और यहाँ पे ऐसे हमने बना दिया वेक्टर सी। अब ये दोनों क्या हैं, दिशाएं एक ही हैं, इन दोनों के परिमाण क्या हैं, समान हैं। दोनों के परिमाण क्या हैं, समान हैं, और दिशाएं समान हैं और समांतर हैं। और जब समांतर हैं तो क्या कहे जाएंगे, संरेख कहे जाएंगे। परिमाण समान है इसलिए ये समान संरेख है। तो ये सत्य है, इस सिचुएशन में ये सत्य है। देखिए समान परिमाण वाले दो संरेख, यानी कि दोनों संरेख है और परिमाण भी क्या है, समान है, इसलिए सदिश क्या है, समान सदिश है, एकदम सत्य है। लेकिन हम इसको असत्य कर रहे हैं। देखिए एक बहाना चाहिए, हम किसी भी क्वेश्चन को सब जगह सत्य है तो सत्य है, लेकिन एक बहाना मिल जाए कि ताकि वो फॉलो नहीं कर रहा एक चीज को, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, असत्य कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि यह सदिश यानी कि यह सही लग रहा है। तो इस सिचुएशन में अब देखिए यहाँ पे भी वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर सी परिमाण है, लेकिन क्या है, दिशा इसकी भिन्न है, ठीक ना। तो जब अब समान सदिश क्या कहता है कि दिशाएं भी समान होनी चाहिए, परिमाण भी समान होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ए भी संरेख है, परिमाण भी समान है, ए भी संरेख है, परिमाण भी समान है। देखिए समान परिमाण वाले दो संरेख, तो समान परिमाण वाले दो संरेख, समान परिमाण वाले दो संरेख यहाँ तक ठीक है। लेकिन इसकी जो दिशा है एक ही ओर है और इसकी दिशा विपरीत ओर है, यानी कि यह दोनों जो है इस तरह से भी हम समझ सकते हैं और इस तरह से समझ सकते हैं। जब तक इस तरह से समझते हैं तो यह सत्य है, और जब इस तरह से हम समझते हैं तो क्या है, असत्य है। तो हमें एक बहाना मिल गया इसको गलत करने के लिए। तो इसलिए समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश हमेशा समान होते हैं, यह कहना गलत है, ठीक ना। यह कहना क्या है, गलत है। फिर से
समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं अगर ये दोनों की दिशाएं परिमाण मान वाले दोनों सदिश की दिशाएं क्या हो, एक और हो, एक ही हो, तो क्या होंगे, समान सदिश होंगे। तो ये सत्य है। लेकिन समान परिमाण वाले दो संरेख, यहाँ ये नहीं कह रहा है कि समान है, यहाँ केवल क्या बात किया है, संरेख की बात किया। तो ये भी संरेख है समान परिमाण वाले, ये भी संरेख है समान परिमाण वाले, लेकिन यह समान सदिश है, लेकिन यह समान सदिश नहीं है, क्योंकि इसकी दिशा क्या हो गई है, बदल गई है, विपरीत है, तो इसलिए समान नहीं है। अगर यहीं पे कहते समान परिमाण वाले दो समान संरेख समान होते हैं, तब यह हम लोग इनको गलत नहीं कर सकते थे। लेकिन ये क्या कहे हैं, समान परिमाण यानी कि मान बराबर वाले दो संरेख, तो दो सिचुएशन बनती हैं, एक तो उनकी दिशा समान भी हो सकती है, एक तो इनकी दिशा विपरीत भी हो सकती है। तो जब विपरीत होगी तो समान नहीं होंगे, और जब समान होगी तो ये समान होंगे। तो एक तरह से सत्य होगा, एक तरह से असत्य होगा, यानी सभी तरह से सत्य होने चाहिए, तब जाके से हम सत्य कहेंगे। लेकिन देख रहे हैं एक तरह से सत्य हो रहा है, एक तरह से असत्य हो रहा है, इसलिए क्या है, असत्य है, हमारे तरफ से एक असत्य है।